हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। और इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2021 के सीडीएस के पेपर्स को। ठीक है, जो भी यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे 2021 में, दोनों ही सीडीएस के पेपर में हम सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये हमारा जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले भी मैं 2 पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। यहाँ पे जहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट हमने किया यहाँ पे जीके के सिलेबस से। और जीके के सिलेबस में भी साइंस सेक्शन के फिजिक्स चैप्टर मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं। अब पिछले 2 पार्ट में मैंने 2023 के और 2022 के ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके ज़रूर वो दोनों वीडियोस भी देख लेना। ठीक है, फिर आपका ये थर्ड पार्ट हो गया। आने वाले वीडियोस में हम लोग जो 2020 और 19 वाले जो क्वेश्चन बचे वो भी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। सुनो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि आप हमारे होम पेज पे जब आओगे रिवील जीके के, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है बहुत टाइम से, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। फिर आप डिफेंस की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छे से यानी सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझाया। जैसे अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि आईएनएस जटायु आपका लक्षद्वीप आइलैंड पे यहाँ पे नेवी का बेस बनने वाला है। तो उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझा भी रखी है। फिर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है वन टॉपिक वन वीडियो, जहाँ पे कोई भी इवेंट होता है, जैसे कोई अवार्ड मिल गया या फिर कोई इवेंट हो गया, जैसे हमारा रिपब्लिक डे था, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे इस एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कौन से अवार्ड कौन सी रेजिमेंट को मिले, कौन सी रेजिमेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, किसने किसको लीड किया था, साथ ही साथ यहाँ पे कौन से वेपन्स दिखाए गए थे। क्योंकि आपको याद हो कि सीडीएस में पिनाका से रिलेटेड भी पहली बार बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि अभी लेटेस्टली राम मंदिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन से आर्किटेक्चर पे वो बेस्ड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैंने वन टॉपिक वन वीडियो में यहाँ पे अच्छे से कवर कर रखी है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ईजिली आपको एक टॉपिक पे एक पर्टिकुलर सारी न्यूज़ उस पर इस चीज़ की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप सारी प्लेलिस्ट को भी यहाँ पे फॉलो ज़रूर करना, आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, CDS 2 2021 में है। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने 2023 वाले सेट में करवाया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि 2021 में पहले आया था फिर 2023 में बाद में आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे टॉपिक का चीज़ है ये। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक सरफेस बनाया, ये नॉर्मल है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रह गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपका ये वाला मीडियम जो है वो रेयरर है। ठीक है, रेयरर से आपकी जो लाइट रे है वो यहाँ पे डेंसर में जा रही है। तो इस केस में क्या होता है कि स्पीड कम होती है और ये जो रे है ये टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। ठीक है, अगर ये डेंसर से रेयर और होता तो जो इंसिडेंट रे के बाद जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक है, तो ये आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब ये ऐसे हो जाती, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाती। ठीक है, और स्पीड भी इसकी ज़्यादा हो जाती क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। पर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रेयरर से डेंसर, तो यहाँ पे स्पीड आपकी कम हो जाएगी और टूवर्ड्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। तो चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे ऑप्टिक्स के चैप्टर से ही पूछा है। ठीक है, तो सेम ईयर में अभी तक आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से मिल चुके हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, टू गेट एन रियल एंड एनलार्ज इमेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो है आपका वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, और मिरर के केस में ये अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। कॉन्वेक्स ये मिरर हो लेंस हो गया। फिर फोकस हम लोग यहाँ पे F1 ले रहे हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ट्वाइस ऑफ F1 लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका सेम ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस। और यहाँ पे आपका क्या होता है, पोल। ठीक है, फिर यहाँ पे F2 और यहाँ पे आपका हो गया ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत करना मिरर से। ठीक है, मतलब उसका एक ही है यहाँ पे, बस हमको उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 6 कंडीशन होती है जो हमने पिछले वीडियोस में भी यहाँ पे डिस्कस करी है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जो है आप इन्फिनिटी पे रखते हो। ठीक, और जो आपकी इमेज बनती है वो आपकी F2 पे बनती है। ठीक,
तो अच्छा पहले मैं ऑब्जेक्ट्स कैसे रख रहे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर दूसरी बार हम इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, फिर तीसरा हम 2f1 पे रखेंगे, फिर 2f1 और f पे रखेंगे, ठीक है, f1 के बीच में। फिर पांचवें केस में हम लोग f1 पे रखेंगे और छठे केस में हम लोग f1 एंड p के बीच में रखेंगे, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें कुछ रटने वाला भी नहीं है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पे इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, फिर हम थोड़ा आगे चल के यहाँ पे इन्फिनिटी और इसके बीच में रख रहे हैं, फिर हम ट्वाइस ऑफ f1 पे रख रहे हैं, फिर ट्वाइस ऑफ f1 और f1 के बीच में रख रहे हैं, फिर f1 पे रख रहे हैं, फिर f1 और पोल के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। अब आपकी इमेज जो बनती है वो भी आपकी सिमिलर वे में बनती है, बस राइट साइड में बनेगी शुरू में, ठीक है। तो आपकी f2 में यहाँ बन गई, पता पहली जो बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे वो आपकी f2, फिर अगली देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पहली कंडीशन में यहाँ बनेगी f2 पे, दूसरी कंडीशन में यहाँ बनेगी, तीसरी कंडीशन में आपकी ट्वाइस ऑफ f2 पे बनेगी, चौथी कंडीशन में आपकी इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ f2 के बीच में बनेगी, और पांचवी जो कंडीशन होगी वो मतलब आपकी इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है हमसे कि इसे रियल इमेज चाहिए, तो जितनी मैंने ये कंडीशन बताई है यहाँ पे सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। बस लास्ट वाले को यहाँ पे छोड़ के जो हमारा मतलब यहाँ पे तो पांच कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इन सब में तो आपकी बनेगी रियल इन्वर्टेड। एक जो छठा केस है जो एफ और पी के बीच में जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी जहां आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो ना उसके पीछे बनेगी, मतलब इस साइड में बनेगी, ठीक है। इस साइड में बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। तो उस केस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, पर ये जितनी भी मैंने कंडीशन बताई है पांचों कंडीशन, यहाँ पे आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास जो ये पांच कंडीशन है इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज। अब ना जब आप शुरू में पहली कंडीशन पे रखते हो तो जो आपकी इमेज का साइज होता है वो आपका हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। मैं एच डी लिख दे रहा हूँ, हाईली डिमिनिश्ड होता है मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। फिर आपका जो सेकंड कंडीशन का इमेज का साइज होता है वो डिमिनिश होता है, मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। इससे मतलब थोड़ा लार्ज होता है, पर यहाँ पे जो हाईली स्मॉल है और ये स्मॉल मतलब ये डिमिनिश है, ठीक है, आप समझ लो स्मॉल है। फिर जब आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ f1 पे रखते हो तो सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन भी किया था पिछले वीडियोस में, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था कैसे वो डायरेक्ट तरीके से आप यूज करके कर्वेचर निकाल सकते थे, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा था उससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना था ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना। उसके बाद जब आप ट्वाइस ऑफ f1 और f1 के बीच में रखते हो तो आपकी इमेज जो है वो एनलार्ज बनती है, ठीक है, मतलब बड़ी बनती है। फिर जब आप यहाँ पे f1 पे रखते हो तो आपकी हाईली एनलार्ज बनती है, मतलब इससे भी ज़्यादा एनलार्ज, इससे भी बड़ी बनती है, ठीक। और लास्ट वाले केस में सिर्फ एनलार्ज बनती है। पर आपको अब यहाँ क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे एनलार्ज और यहाँ पे भी एनलार्ज, हमसे एनलार्ज पूछ रहा है, पर फर्क क्या है, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ वाला जो आपका कंडीशन होता है वो होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने ना बेसिकली वर्ड्स के साथ खेला है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है या फिर फोकल लेंथ का ट्वाइस क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा, मैंने आपको पिछली बार बताया था, फोकल लेंथ यहाँ पे फोकस से लेके यहाँ तक पोल तक जो रखते हो यहाँ पे ये होता है स्मॉल एफ, जो होता है हमारा फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2। r/2 क्या होता है, r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आपका होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ये ट्वाइस ऑफ f1 से आपका पोल तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग r बोलते हैं। अब इसी को ही अगर आप देखोगे तो f इक्वल्स टू r/2, मतलब इसी का ही आधा है, तो मतलब क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है ना। तो यहाँ पे r क्या हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और r क्या है आपका यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ट्वाइस ऑफ f1 से f1 के बीच में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, c, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आए तो मैं आपको बोलूँगा वापस से रिवाइंड करके ये देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे मिरर के हिसाब से भी, लेंस के हिसाब से, मतलब ठीक है, और कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड बेसिकली कॉइल होती है जो हम ऐसे देखते हैं ना, ये सब ये आपका सोलेनॉइड होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे सर्किट कनेक्ट किया है मान लो, ठीक है, ये प्लस हो गया, इस साइड नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब जब आप इसमें सर यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। कुछ ऐसे में जाएंगी, ठीक, और कुछ यहाँ पे ऐसे नीचे में जाएंगी,
और यहाँ पे कुछ सीधी-सीधी ऐसे निकल जाती है, ठीक। अब आपका जो साउथ पोल है, वो आपका उस तरफ होगा जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके अंदर आ रही है। जैसे आप मान लो यहाँ से ऐसे चल के यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऐसे, इस साइड से। तो आपका जो साउथ पोल होगा वो ये होगा, ये वाला आपका होगा नॉर्थ पोल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि जो आपकी अंदर की सोलेनॉइड के अंदर की जो फील्ड लाइन्स है वो आपकी किस में है, पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका डी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था। नाउ जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है जिसमें सेल है, ठीक है, एमीटर है और निक्रोम वायर यहाँ पे है लेंथ एल की। फिर यहाँ पे आपसे बोला है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर रिड्यूस टू हाफ, मतलब L/2 हो जाती है, तो एमीटर क्या रीडिंग देगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे रो L/A, ठीक है। रो क्या होता है, मैंने कल वाले में बताया था, रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी होता है। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लेंथ को हाफ कर देते हो तो आपका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, राइट। अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे अगली चीज़ जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, करंट क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वो हाफ हो जा रहा है, तो इसका यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ जो आपका एमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एमीटर आपका कैलकुलेट करता है करंट को, ठीक है, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वगैरह, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। तो एम्पियर पे ही, इसके नाम से ही यहाँ पे आपको इसका नाम दे रखा है एमीटर, ठीक है। एम्पियर से ही एमीटर दे रखा है, ये कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एमीटर कितनी रीडिंग रीड करेगा, डबल रीडिंग रीड करेगा, जो यहाँ पे पहले कर रहा था उससे 2 गुनी रीडिंग रीड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप मेरे पिछले दोनों वीडियोस यहाँ पे फॉलो करते हुए आ रहे हो तो हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी कर रखा है, ठीक है। 2023 या 2022 में यहाँ पे आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक एथलीट है जो यहाँ पे कंप्लीट करता है एक राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स। मतलब कि आपको एक सर्कुलर राउंड, मतलब एक दे रखा है ट्रैक, इसका आपका जो डायमीटर है, ठीक है, वो आपको दे दिया है यहाँ पे 100 मीटर, और ये कवर कर रहा है यहाँ पे 20 सेकेंड में एक राउंड कवर कर ले रहा है। तो आपसे पूछा व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, याद रखना इनिशियल पॉइंट से जो आपका फाइनल पॉइंट है वो कितना दूर है, ऐसा, ठीक है। तो कितना चेंज हो रहा है, आप डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको अगर पता हो, जैसे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आ गया। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले ज़रूरी है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 मिनट के बाद और 10 सेकंड के बाद, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, मान लो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एसपी, ठीक। अब आपने एक राउंड मारा 20 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1 मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो 1 मिनट आपका कितना होता है यहाँ पे 60 सेकंड, ठीक है। 60 को आप यहाँ पे 20 सेकंड में एक राउंड मार ले रहा है, तो 60 सेकंड में कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 रेवोल्यूशन मार लेगा, मतलब 3 राउंड मार लेगा, और जब 3 राउंड मार लेगा तो वापस से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाएगा, है ना। तो अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल में कितना डिफरेंस है, कितना दूरी है, या फिर आप बोल सकते हो कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 मिनट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल और इनिशियल में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे वो था 1 मिनट के बाद वो राउंड कंप्लीट करते करते 3 राउंड जरूर मार रहा है, पर वो वहीं पे आके रुक जाएगा। तो इसलिए आपका जीरो वाला तो होगा पहले का, ठीक है, 1 मिनट जीरो, मतलब आपका बी गलत हो गया, आपका सी गलत हो गया। अब आपका बचा यहाँ पे डी या फिर ए। अब अगला आपको बोला है कि यहाँ पे 10 सेकंड्स में कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। अब मान लो जब 20 सेकंड में आपका एक राउंड लगा रहा है तो 10 सेकंड में आपका आधा राउंड लगाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा फाइनल में। और यहाँ पे आप देखोगे चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि 100 मीटर का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है।
मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आपका 100 मीटर पे है, ठीक है? इतना इसका चेंज हो रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट में तो आपका आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट और 10 सेकंड में आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 मीटर, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज़ में भी कर रखा है, आप ज़रूर वो देख लेना, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? इससे मतलब ये वाला तो डायरेक्ट ही निकल गया यहाँ पे देखने पे ही, पर वो वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक? उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 और 100, ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। नाउ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड, ठीक है? आपके 4 ऑप्शन दिए, क्या जब वो खड़ा होता है तो उससे ज़्यादा यहाँ पे मतलब खड़े होने पे ज़्यादा बोल सकते हो आप प्रेशर लग रहा है सैंड पे देन लाइंग, मतलब कि यहाँ पे लेटे होने से, ठीक है? फिर या फिर बोल रहा है इसका रिवर्स कि स्मॉल है खड़े होने पे और मतलब एज़ कम्पेयर टू लेटने पे, ठीक है? तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है? अब ये भी आपका थोड़ा मतलब आप बोल सकते हो फॉर्मूला बेस्ड ही है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है? मतलब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक है? ये सब यूनिट्स याद रखना, पूछी जा सकती है यार, कभी भी आ सकता है एक मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, ठीक है? तो प्रेशर का यहाँ पे क्या हो गया आपके एसआई यूनिट पास्कल, और प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि जो आपका प्रेशर है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि जितना कम एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, मतलब कि खड़े होने पे आपको क्लियर है कि कम एरिया आप लेते हो, है ना? तो इस टाइम पे आपका प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, और लेटने पे आप ज़्यादा एरिया कवर करते हो तो इसका इस टाइम पे प्रेशर जो होगा आपका मिनिमम होगा, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है? लार्जर वाइज स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग, ठीक है? तो ये थोड़ा अच्छा ये भी ठीक-ठाक क्वेश्चन था, मतलब बस आपको ये पता होना चाहिए था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? तो उससे आप इजीली कर सकते थे। नाउ इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक साउंड वेव दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है? आपसे पूछा है कि इसको कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए 2.4 किलोमीटर। तो ये ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले होता है कि आप इन सब की ना एसआई यूनिट में इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लो, ठीक है? तो जैसे फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज़, ठीक? अब हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं तो स्मॉल एफ, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज़, और ये आपको दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज़, ठीक है? तो इसको कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़ हो जाएगा। फिर आपका जो वेवलेंथ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसकी यहाँ पे एसआई यूनिट होती है मीटर, आपको दे रखा है सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो 0.3 मीटर, ठीक है? अब उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड का, जो कि इनके केस में, ठीक है? मतलब फ्रीक्वेंसी लैम्डा के केस में तो वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3, जो कि आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³, ठीक है? ये आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक? अब आपको जो आपको नॉर्मल फॉर्मूला है वही आपको पता है, अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ विल इट टेक, मतलब हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है? मतलब टाइम यहाँ पे पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को आप यहाँ पे किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आपका नीचे आपके पास है ही स्पीड 1.2 इंटू 10⁻³, ठीक है? तो यहाँ पे 10⁻10⁻³ हट गया और ये यहाँ से आ गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 सेकेंड, ठीक है? तो ये आपके पास करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड्स, ठीक है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका बहुत स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी ऑप्टिक्स से ही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू, ठीक है? तो जैसा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हर एक मीडियम की डिफरेंट डेंसिटी होती है, ठीक है? जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारी होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है, जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या स्पीड होती है, ठीक है? रेयर से डेंसर जाने पे स्पीड कम हो जाती है, फिर डेंसर से रेयरर जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है इसलिए वो एंटर कर पा रही है, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी यहाँ पे समझाने का सच नहीं था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दे रखा है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यू दे रखा है 0, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट होगी, राइट? और वो अटेन कर ले रही है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको वी दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? फिर आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 मिनट्स,
अब आप इनको एक ही में चेंज कर लो, या तो v को कन्वर्ट कर लो या t को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हम लोग t को पहले कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग t को कन्वर्ट करके करेंगे तो 1/6 आ जाएगा और r आ जाएगा, ठीक है। 1/6 r आपका 10 मिनट्स होता है, ठीक है, मतलब 60 मिनट्स होता है। तो यहाँ पे अब मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, 10/60 r, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 1/6 r, ठीक है। तो मैं आपको छोटी छोटी बता दे रहा हूँ, वैसे ही बहुत ईजी सा था, ठीक है। तो 10 मिनट्स आपको हो जाएगा 1/6 r। अब आपको अगर लॉज ऑफ मोशन पता है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन होती है, उनमें से एक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ पे a हो और जहाँ पे हमें बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी भी वैल्यूज़ हमें पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो v हमारा क्या है यहाँ पे 20 और u हमारा है 0, ठीक है। a हमें फाइंड आउट ही करना है और t को हमने कन्वर्ट कर लिया, हमारा ये हो गया 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए मैंने यूनिट्स नहीं रखी है क्योंकि अब ये सेम ही यूनिट्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप a देखोगे तो 1/6 का जो 6 है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 120। तो a की वैल्यू क्या है 120 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। पर आर स्क्वायर कैसे, यहाँ पे 1/6 आर था तो वो उधर जाएगा, तो आर से आर इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और किलोमीटर यहाँ पहले से था किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो ये आर इधर जाके किलोमीटर पर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 120 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3 कॉपर वायर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लेंथ की और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो आपको यहाँ पे बतानी कि किसकी यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो के सिंबल से, ठीक है, पी जैसा सिंबल आप बोल सकते हो, ठीक। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ना तो ये डिपेंड करती है और ना ही ये डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनमें से किसी पे भी यहाँ पे रेजिस्टिविटी यहाँ पे इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ये याद रखना है। और सिर्फ ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखा है कि यहाँ पे 3 कॉपर वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेंथ भले वो कुछ भी हो, ठीक है, हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि उस पर वो डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो उस केस में आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सबकी यहाँ पे सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा कि ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। नाउ यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है बेसिकली, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर पाए, ठीक है। इंसुलेटर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन को देखते ही आप यहाँ पे ए और सी आप क्लियरली हटा सकते थे, क्योंकि वुडन मतलब वुड और जो आपका प्लास्टिक है वो कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब कंडक्टर नहीं होता है। अब आपको जो कन्फ्यूज़न होती है वो यहाँ पे डिस्टिल वाटर या फिर ह्यूमन बॉडी में होती। तो यहाँ पे डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। और सॉल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, आप ऐसा समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी, ठीक है। तो वो उसमें हेल्प करता है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टिल वाटर तो नहीं होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि आपका यहाँ पे 70% जो आपका बॉडी है वो यहाँ पे वाटर से ही बना है, ठीक है। मतलब इसमें वाटर होता ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है और इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, जो कि गुड कंडक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। फिर अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे दे रखा है कि एक नॉन स्पेरिकल शाइनिंग स्पून है, ठीक है। नॉन स्पेरिकल बोला है, ठीक। तो नॉन स्पेरिकल मतलब आप सीधा प्लेन मिरर बना दो और पीछे की तरफ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिल्वर कोटिंग होती है, ठीक है, याद रखना। तो सिल्वर की कोटिंग है, प्लेन मिरर बन जाएगी यहाँ पे, नॉन स्पेरिकल शाइनिंग स्पून है तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी, मतलब प्लेन मिरर बनेगी। अगर मान के चलो ये स्पेरिकल शाइनिंग स्पून होता, ठीक है, तो जैसे हम लोग बनाते हैं स्पेरिकल, ठीक। अब उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा बनता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इधर वाला हमारा पार्ट बनता है कॉनकेव मिरर, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम में भी बनाते हैं, आपने देखा होगा ये वाला पार्ट आपका ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और अगर कॉनकेव बनाना है तो हम इस टाइप से बनाते हैं, क्योंकि हमारे ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारा कॉनकेव होता है और ये वाला पार्ट हमारा कॉन्वेक्स होता है, ठीक। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे स्पेरिकल शाइनिंग स्पून का, तो आपका हो जाता है जो बैक साइड है, ठीक है, जो आपकी ये बैक साइड है ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर है और फ्रंट साइड जो है वो आपकी यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ठीक है।
पर आपसे क्योंकि यहाँ पे नॉन स्फेरिकल पूछा है तो ये सिंपल सा हो जाएगा कि ये प्लेन मिरर है, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की खोज किसने की थी, ठीक है। अब ये डायरेक्ट स्टैटिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें समझाने का भी ज़्यादा कुछ नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं नाम इनका थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स पी जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके नाम से यहाँ पे वैसे पता कर सकते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे जेम्स पी जूल इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे हमें पता है कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फिर अगर हम बात करते हैं गैलीलियो की, तो यहाँ पे इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी, ठीक है, 1909 में, वो 1609 में, सॉरी, ठीक है। तो 1609 में यहाँ पे इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। फिर यहाँ पे अगर हम आइजैक न्यूटन की बात करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने तो बहुत कुछ यहाँ पे खोज रखा है, जैसे हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फिर इन्होंने साथ ही साथ ऑप्टिक्स में भी अपना योगदान दिया है, ठीक है, जो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें भी इन्होंने योगदान दिया है। फिर हम आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेविटी वाला जो टॉपिक है, मतलब ग्रेविटी किसने खोजी थी, जो एप्पल वाला आपने सुना होगा ना, एप्पल गिरा था सर पे इनके, ये वो स्टोरी जो भी है, ठीक है। पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे वेदास के हिसाब से जो ग्रेविटी की जिसने रियल में खोज की है वो है हमारे भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन से पहले ही इन्होंने खोज दिया था, ये वेदों में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, इन्होंने ज़्यादा ही उसको पॉपुलैरिटी यहाँ पे प्रोड्यूस किया, मतलब दी है, तो इसलिए इनका नाम हुआ है कि इन्होंने ग्रेविटी खोजी है, जो कि अब सिलेबस में हो ही गया है, ठीक है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने खोजी है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं, तो इन्होंने एक चीज़ और खोजी है, वो है कैलकुलस, जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, तो सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो गैलीलियो ने यहाँ पे टेलीस्कोप खोजा था वो 1609 में, और इसके बाद ही यहाँ पे जो आपको पता होगा कैप्लर एक और है, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे एक टेलीस्कोप खोजा था 1611 में, ठीक है, इसी के बाद, ठीक। और उसके बाद जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था, ठीक है। तो ये सिंपल से यहाँ पे थे, पर ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी वैसे पूछा जा सकता है यार ऐसे, तो क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ तो खोजा ही है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इस पे ध्यान मत देना, बस थोड़ा जो इंपॉर्टेंट जो नाम्स है ना, उन्होंने क्या क्या खोजा है बस उतना देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि जो आपके लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा लॉ यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देता है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यह मान लो आपका ये थंब है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे समझ लो यहाँ पे बना दिया उंगली, ठीक है। अब इसमें आपका जहाँ पे थंब होता है ना, उस टाइप में आपका होता है करंट, ठीक है। और जब आपका मान लो ये ऊपर की तरफ है थंब, ठीक है, जब अगर आपका थंब ऊपर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज होगी जब आपका थंब ऊपर होगा। जब आपका थंब यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है, डाउन होगा जब थंब, ठीक है, सुनना बस ध्यान से, ठीक है, जब थंब आपका डाउन होगा तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, मतलब आपसे नॉट पूछा है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, पर ये बताता है डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे नॉट पूछा इसलिए मैं इसको गलत मार्क कर रहा हूँ, पर यहाँ पे ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे क्या है कि मान लो यहाँ पे मैं ये थंब बना दिया मैंने, उसके बाद ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई और ये आपकी बीच वाली जो उंगली है वो हो गई, ठीक है, और ऐसे आपकी ये दो उंगली हो गई साइड में, ठीक। अब आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ पे जो थंब है ये आपका फोर्स बताता है, ठीक है, फोर्स बोल लो या मोशन बोल लो, ठीक, थंब। फिर आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका बीच वाली फिंगर होती है, ठीक है, मिडल फिंगर आपका करंट बताती है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, राइट। अगर आप थंब नीचे कर दोगे तो उसकी फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है, मोशन नीचे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अपोजिट हो जाएगा, पर यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी ये डायरेक्शन बता रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या होगा, मैं वापस से यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी मिडल फिंगर हो गई, ये इंडेक्स फिंगर हो गई, ये मिडल फिंगर हो गई, और ये आपकी दो उंगली हो गई, ठीक है, अलग से। अब यहाँ पे भी जो आपका थंब है ये आपका मूवमेंट बताता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मोशन बताता है, ठीक। फिर ये बीच वाला आपका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक जो आप बोलते हो ना मैग्नेटिक
मैं लिख ही दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, फिर इंडेक्स आपका यहाँ पे करंट बता रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी, जो कि है फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फराडे का जो लॉ है वो बेसिकली बहुत बेसिक्स वाला लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि ये बताता है बेसिकली कि कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरैक्ट करेगी इलेक्ट्रिक सर्किट से, जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर पाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बताता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटरैक्ट करनी चाहिए या फिर करेगी इलेक्ट्रिक सर्किट से, ताकि ये ईएमएफ को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाए, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, बस ये बोल रहा है कि कैसे ये इंटरैक्ट करेगा, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ऑप्टिक्स से ही है, ठीक है, और वो भी रेनबो वाले टॉपिक से है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि हाउ मैनी इंटरनल रिफ्रैक्शंस, ठीक है, ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली जो टॉपिक है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रेनबो आपका उसके हेल्प से भी बनता है और रिफ्रैक्शन के हेल्प से भी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइमरी रेनबो की, ठीक। तो प्राइमरी रेनबो में आपको एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, ठीक है। अब ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी दो कंडीशन होती है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है वो होती है कि जब एंगल ऑफ आई जो है वो आपका बड़ा हो एंगल ऑफ सी से, ठीक है। सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे जो आपकी इंसिडेंस रे है वो ऐसी पड़नी चाहिए कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक। तो आपका आई जो है सी से बड़ा हो। दूसरा, जो आपकी लाइट रे जा रही हो वो आपकी डेंसर से रेयरर में जा रही हो, ठीक है, डेंसर टू रेयरर। तो उस केस में आपका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी रेनबो में एक हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके साथ प्लस में दो आपके रिफ्रैक्शन बनते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से लाइट रे आएगी, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर ये ऊपर गई, अंदर गई मतलब, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर आपकी लाइट रे नीचे आई और यहीं से वो बाहर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी, जो यहाँ पे आपसे पूछा हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक आपको चाहिए होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल लो, या इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल लो, या रिफ्लेक्शन बोल लो, ठीक है। तो तीनों टर्म्स अगर यहाँ पे रेनबो के केस में पूछी जा रही है तो एक ही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन या जो बी है आपका ये करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब वहीं पे आपका एक और रेनबो होता है जो आपका होता है सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो सेकेंडरी रेनबो में आपके पास दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास साथ में दो रिफ्रैक्शन भी होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस दो रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैंने जैसे बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलो, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलो, या रिफ्लेक्शन बोलो, रेनबो के केस में सेम ही है, ठीक। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर गई यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ से इस तरफ आई, ठीक है, 180 डिग्री पे टर्न कर जाती है, ठीक, मतलब यहाँ पे 90 में यहाँ पे टर्न हो गई, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर नीचे यहाँ पे जब आएगी और यहाँ से जब बाहर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वापस से रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे कुछ डायग्राम आपके बनते हैं जहाँ पे दो TIR, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं आपके सेकेंडरी रेनबो के केस में, और एक TIR और दो रिफ्रैक्शन आपके हो रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी रेनबो के केस में, ठीक। और जो आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने की, जैसे प्राइमरी के केस में जो आपका इनर एज होगी ना इसमें, वहाँ पे आपका वायलेट कलर होगा, ठीक है, इनर साइड पे आपका वायलेट होगा, और रेड जो होगा वो आपका आउटर पे होगा, ठीक है। आपको पता है कि वाइट लाइट जब पड़ती है, जब वाइट लाइट पड़ती है तो यहाँ पे विग्योर में बनता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
तो सबसे कम जो वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो यहाँ पे रेड की होती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल रेड का होता है, सबसे कम क्रिटिकल एंगल वायलेट का होता है, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे वेवलेंथ का उल्टा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपकी वायलेट होगी वो इनर साइड पे बनेगी, रेड आपकी आउटर साइड पे बनेगी। और ये रिवर्स हो जाएगा आपका सेकेंडरी रेनबो के केस में, मतलब कि जो आपका वायलेट होगा अब बनेगा वो आपका आउटर पे, और जो आपका यहाँ पे आउटर पे, ठीक है, जो आपका यहाँ पे रेड है वो आपका बनेगा इनर पे, ठीक। तो यहाँ पे ये छोटी-छोटी चीज़ें या बस पता कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे मैंने समझा ही दिया है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कितने इंटरनल रिफ्लेक्शन लग रहे हैं, कितने रिफ्रैक्शन लग रहे हैं, और साथ में ये जो है ये आप एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना। हो सकता हो कि यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाए इस पर्टिकुलर चीज़ से भी, कि वायलेट रेज़ आउटर में कब बनती है, कौन से में बनती है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इस वाले का आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग द, ठीक है। मतलब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली आपको याद रखना है कि स्पीड जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगी जब भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करेगा इसके अराउंड, ठीक। फिर साथ ही साथ आपकी जो वेलोसिटी होगी ना एक इंस्टेंट पे, वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक। तो यही चीज़ याद रखना। दूसरा यहाँ पे आप याद रखना इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है A = v²/r, ठीक है। और फिर साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले, ये दोनों याद रखना, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे इसमें, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है ना वो टुवर्ड्स सेंटर होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है, पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होता है, और वेलोसिटी जैसे मान लो ये आपका इंस्टेंट है, ठीक है, इंस्टेंट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, वहाँ पे आपकी वेलोसिटी से ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन से। तो ये आपकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, आपका एक्सेलरेशन होगा, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर जा रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। फिर अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वेट है वो आपका, जैसे आपको यहाँ फॉर्मूला पता है कि F = G m1 m2/r² होता है, ठीक है, एक। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट में आता है, मतलब चैप्टर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हो ना उस पर ही आपका वेट जो है डिपेंड करता है। तो इन द इनडायरेक्ट मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो नीचे की तरफ लग रही है फोर्स, ठीक है। और क्या लगती है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका सी, जो कि है द फोर्स दैट इज एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा, जो यहाँ पे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। अभी ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का कुछ भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। और यहाँ पे एक चीज़ बस आप याद रखना कि 1 नैनोमीटर = 10⁹मीटर, ठीक है। बस ये चीज़ आप याद रखना, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था समझाने का, डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। तो 1 से लेके 100 nm की उसकी जो होगी वो यहाँ पे उसका साइज होगा, ठीक है, जो भी पार्टिकल हम लोग स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। नाउ इस वीडियो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड 2021 में जो भी आए थे हमारे दोनों सीडीएस एग्जाम में, हमने सब डिस्कस कर लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। साथ ही साथ कोई सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और वीडियो कैसी लग रही है आप वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ चल रही है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके सीडीएस के आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपका 21 अप्रैल को है, ठीक है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।